जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर हमारी क्लाइमेटोलॉजी आंसर राइटिंग की थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने जो क्लाइमेटोलॉजी की थर्ड लेक्चर की थी, जिसमें हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ एयर मासेस के बारे में पढ़ा था एंड अदर डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा था। उनसे रिलेटेड जो पिछले 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्हें इस लेक्चर में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, द रिसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फेलिन। हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये देख लो आप, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। वाई? ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। एंड उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये आज की हमारी 4 क्वेश्चन हो गए जिसे हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखा है क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, जो मेरी लेक्चर हुई है, तो आप उसे जरूर देखना। वो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ट्रस्ट में, वो लेक्चर बहुत डिटेल में हुआ है, तो उसे आप एक बार जरूर देखना उस लेक्चर को। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। द रिसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड फेलिन। हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें फिर से वैसे ही इंट्रो पार्ट में चलना है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग साइक्लोन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, जो मैंने आपको साइक्लोन का डेफिनेशन दिया था पिछले लेक्चर में। साइक्लोन क्या है? एक इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एयर सिस्टम है। एक इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एयर सिस्टम है जहां आपके जो सेंटर होती है वहां पे लो प्रेशर जोन होता है। साथ ही साथ जो प्रेशर होता है वो आउटवर्ड फ्लो होता है। ये बातें मेरी आपसे हुई थी। साथ ही साथ जो एयर होता है वो आपका इनवर्ड फ्लो होता है। तो ऐसे आप क्या करोगे, एक इंट्रोडक्शन दे दोगे। आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड मैंने आपसे छोटी सी डायग्राम बनवाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एयर आपका इनवर्ड फ्लो हो रहा, प्रेशर कैसे आउटवर्ड फ्लो हो रहा। ये क्या है? प्रेशर, ये एयर है। और यहाँ पे कैसे इंटेंसिफाइड लो प्रेशर जोन था। इस तरह आप एक सुंदर से एक डायग्राम बनाकर दिखा दोगे। अब बात आती है यहाँ की, इस टर्म की, हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? अब ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरे वर्ल्ड में कैसे इनकी नेमिंग होती है उसे हम लोग को देखना है। तो चलिए उसके लिए पेज ऐड करते हैं, कुछ पॉइंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, देखो इसकी हेडिंग कैसे दोगे, नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये हो गई इसकी सब हेडिंग। अब देखो, जो पहला पॉइंट है हमारा, तो जो नेमिंग स्टार्ट हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये थे एक ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ साथ आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसे आप क्या कहते हो, इस्केप। इसके द्वारा स्टार्ट हुई थी। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेमिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्टार्ट हुआ था फ्रॉम ईयर 2000 से स्टार्ट हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेमिंग का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ईयर 2000 से। किसके द्वारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, आप क्या लिख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में आपकी 9 डिफरेंट रीजन्स है। 9 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग करेंगे। तो वो जो 9 डिफरेंट रीजन्स है पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसे आपको ध्यान रखना है पॉइंट वाइज के फॉर्म में। सबसे पहला जो है रीजन, वो है अपना नॉर्थ, ये मैं लिखवा रहा हूं, ये आप लिख लो, नॉर्थ अटलांटिक। दूसरा रीजन है वो है अपना ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा रीजन है आपका सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक, सेंट्रल। ये सब आप मैप में दिखते रहना, एटलस में दिखते रहना, तब आपको आइडिया लगता रहेगा। चौथा है अपना वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक। नेक्स्ट है अपना
नॉर्थ इंडियन ओशियन, नॉर्थ इंडियन ओशियन। नेक्स्ट अपना साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन, साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन। उसके बाद नेक्स्ट है अपना ऑस्ट्रेलियन, एंड देन सदर्न पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक, एंड लास्ट साउथ अटलांटिक। ये देखो, ये क्या हो गया आपकी 9 डिफरेंट रीजन्स में वर्ल्ड वाइड को डिवाइड कर दिया गया जो अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग कर पाएंगे। देखो पहला क्या है, नॉर्थ अटलांटिक, इसे ध्यान रखना आप। उसका देखो पैसिफिक से रिलेटेड आपके पास 3 है, ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, ये चारों को ध्यान रखना आप। ठीक है, पैसिफिक से रिलेटेड क्या हो गई, 3 हो गई, नॉर्थ पैसिफिक से रिलेटेड ईस्टर्न हो गई, सेंट्रल हो गई, एंड देन वेस्टर्न हो गई। वैसे ही इंडियन ओशियन से रिलेटेड देख लो आप, 2 है आपके पास, एक तो नॉर्थ है, एक दूसरा है साउथ वेस्ट। उसका एक है आपका ओशियनिया वाला, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन सदर्न पैसिफिक, एंड देन साउथ अटलांटिक। तो ये आपकी 9 डिफरेंट रीजन्स हो गई जो अपनी साइक्लोन की नेमिंग करती है। वहीं अगर इंडिया की बात करोगे तो जो ये नॉर्थ इंडियन ओशियन है, ठीक है, इसी के अंदर इंडिया भी आता है, इसकी जो नेमिंग करती है वो नेम कौन करता है, तो वो अपना नेम करता है इसका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको ध्यान रखना आप। और जो पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन इनके द्वारा जो नेमिंग हुआ था वो हुआ था ईयर 2004 में। ठीक है, 2004 में वो नेमिंग क्या हुआ था, ओनिल। ये सब क्या है ना, ये सब आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो, ओनिल। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था ये, तो अपना बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशियन में डिफरेंट कंट्रीज आते हैं, उनको इसके नेक्स्ट पॉइंट में वो देखेंगे। ठीक है, नेमिंग कौन करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ईयर क्या था, 2004। पहला क्या नाम दिया गया था, ओनिल। किसके द्वारा दिया गया था, तो अपने बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग कि इंडियन, जो आपका इंडियन ये है ना, ये देखो आप, इंडियन ओशियन, जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है, इसके अंदर आपके टोटल 8 कंट्रीज आते हैं। टोटल आपके 8 कंट्रीज हैं। इस कंट्री को भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रीज कौन कौन से हैं आपके, एक तो अपने बांग्लादेश, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान रखना। सेकंड है इंडिया, नेक्स्ट अपना मालदीव्स, एंड देन म्यांमार, एंड देन ओमान, देन पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, टोटली देख लो आप, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अब देखो इसमें नेमिंग होता कैसे है। सपोज ये आप ना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग समझो, ये सपोज ये आपका 8 कंट्रीज हो गई, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। अब ये जो 8 कंट्री हैं ये अपने 8 नेम, मतलब सिंगल कंट्री 8 नेम सबमिट कर दिया है। तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास 8 कंट्री हैं, पर कंट्री 8 नेम को सबमिट कर रहा है, तो टोटल 8 × 8 64 नेम्स हो गया आपके पास। अब जब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा, सपोज बांग्लादेश का एक नेम जो है वो पिक हो गया। अब इसके बाद अगर कोई साइक्लोन आएगा तो इंडिया का टर्न आएगा, फिर इंडिया का एक नेम पिक होगा, एंड देन उसके बाद मालदीव्स का एक नेम पिक होगा। तो ये क्या होगा, एक ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगा, सीक्वेंस में चलते रहेगा। वैसे ही लास्ट में जब थाईलैंड पे आ जाएगा फिर यहाँ का हो जाएगा, एंड देन फिर से अपना बांग्लादेश के पास चले जाएगा। तो ऐसे ही टोटल 64 नेम्स हैं, सीक्वेंस में चलते रहती है। ठीक है, 1 नेम फ्रॉम ईच कंट्री इज पिक्ड इन एन ऑर्डर टू नेम द साइक्लोन। ये पॉइंट को आप ध्यान रखना। ये हो गई 3 पॉइंट हमारी बात हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट और क्या लिख सकते हो वो देख लो आप। नेक्स्ट में लिख सकते हो आप, देखो इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि ऐसे ही जैसे ये तो इंडियन ओशियन की बात हो गई, इंडियन ओशियन, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन की बात हो गई, सेम वैसे ही अलग अलग कंट्रीज भी करते हैं। ये जितने भी कंट्री हैं सेम यही ये भी फॉलो करते हैं, सेम यूनिफॉर्मिटी, सेम सीक्वेंस, और इनके अंदर भी डिफरेंट कंट्रीज प्रिवेल करते हैं। तो ऐसे आप क्या करोगे, ये एक आंसर आपका कंक्लूड हो जाएगा। वहीं एक चीज़ और देखना, जैसे ये तो सपोज ये तो आपका 2013 का क्वेश्चन था, फेलिन। ठीक है, ये नाम दिया गया था वैसे थाईलैंड के द्वारा। अब रिसेंटली अगर कोई साइक्लोन आ गया तो वो आप देख लो किसके द्वारा दिया गया है,
ठीक है, तो उससे आपको आइडियाज़ लग जाएगा। तो ऐसे आपका आंसर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर जैसे कंक्लूजन में लिख लेना आप, कंक्लूजन में कि जैसे कोई अगर साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाता है तो फिर उस नेम को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट करता है, पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट करता है, इसलिए वो दोबारा से यूज़ नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। तो ऐसे ही आप इसको कंक्लूड कर देना, साथ ही कुछ इसके नेमिंग के सिग्निफिकेंस दे देना कि क्यों ये बहुत ज़रूरी होता है नेमिंग करना, क्यों कंट्री द्वारा किया जाता है, इनकी आप सिग्निफिकेंस को बता देना। तो इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब इसको जैसे सिंपली अगर आप समझो एक शॉर्ट फॉर्म में इसको कंक्लूड करें तो आप कैसे देखोगे। देखो सबसे पहले तो आपने इंट्रो देख लिया, इंटेंसिफाइड लो प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सिस्टम, जहाँ पे आपका जो सेंटर होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो आउटवर्ड फ्लो होता है, साथ ही साथ जो एयर होता है वो अपना इनवर्ड फ्लो होता है। ये तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसका क्या करोगे, जो रिसेंटली साइक्लोन है, जैसे फैलिन के बारे में बात हो रही है, थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया था, इसे आप 2 लाइन में इसे कंक्लूड कर दो कि फैलिन के बारे में बता दो कि ये किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, ये क्या डिवास्टेटिंग है या नॉर्मल साइक्लोन था, ऐसे कुछ बता दो। एंड देन आप एक डायग्राम की हेल्प ले लो, इससे क्या होगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब आप आ जाओ मेन बॉडी पे, हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने क्या आपको ये पॉइंट के फॉर्म में लिख लो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्केप, ये दोनों मिलती है, हेल्प करते हैं नेमिंग को। स्टार्ट हुआ था ईयर 2000 से, ठीक है, पहला नेमिंग हुआ था 2004 में इंडिया के द्वारा, ठीक है। उसका क्या, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि टोटल 9 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हुए हैं, अलग अलग रीजन्स है, उनको आप ध्यान रख लो। इंडिया, जो इंडिया किस में आता है, अपना नॉर्थ इंडियन ओशियन में, उसमें कौन कौन से कंट्री है, 8 कंट्री हैं, सब 8 नेम सबमिट किए, मतलब 8 × 8 64 नेम हो गया। अब वो यूनिफॉर्मिटी भी चलते रहेगा, मतलब सीक्वेंस में वो चीज़ें चलते रहेगी। तो ये आपकी पूरी नेमिंग की प्रोसेस हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन जो होगा ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस पे आप एक बार अपने से आंसर लिखना और एक बार सबमिट करके दिखाना, हम लोग उसको इवेलुएट कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखो ये जब मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ना, वहां पे आपको एग्जांपल में लिखवाया था ये तीनों, साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ जो साइक्लोन होती है वो लार्जली साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रिवेल करती है। अब सेम इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो, बॉडी लिख लो, सॉरी इसमें कैसे लिख लो आप, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दो आप ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये सब पिछले लेक्चर में हो चुकी है, इंट्रोडक्शन दे दो, एक डायग्राम बना दो आप ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड, ठीक है। अब उसके बाद बॉडी लिखना आपको, तो बॉडी में क्या लिखोगे, किसका आंसर दोगे, वाई का आंसर, कि क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रिवेल करती है। तो चलिए उसको हम लोग अब क्या करते हैं, इसको हम लोग मिनोमिस के हेल्प से देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अपना, वाई आर साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी। अब इसको देखो याद बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर लोगे, मिनोमिस क्या याद कर लोगे, बे ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, बी से बे वार्म्स वाटर। देखो बे ऑफ बंगाल या आप ये ले लो, गल्फ ऑफ मैक्सिको ले लो, यहां पे जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो वार्म होता है, इसलिए आप देखोगे कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आपका ज़्यादा प्रिवेल होता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी में आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा साइक्लोन जितना आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। द बे ऑफ बंगाल हैज़ वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर विच प्रोवाइड मोर एनर्जी टू साइक्लोन फॉर्मेशन, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, BAY, ए से एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। द बे ऑफ बंगाल रीजन एक्सपीरियंसेस मोर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ साइक्लोजेनेसिस। अगर एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होगा तो वो किसको लीड करेगा, वो भी आपको साइक्लोन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। वाई देख लो, ईयर राउंड साइक्लोजेनेसिस। द बे ऑफ बंगाल हैज 2 साइक्लोन सीजन, एक तो अपना प्री मानसून होता है, एक अपना पोस्ट मानसून होता है, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन। तो ये थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट आप क्लियर रखना, टोटल आप 6 पॉइंट याद कर लो बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ओपन वाटर सिस्टम।
द बे ऑफ बंगाल हैज अ रिलेटिवली लार्ज एक्सपेंस ऑफ ओपन वार्म वाटर विच फैसिलिटेट साइक्लोन ग्रोथ। ऐप से देख लो आप, फ्रीक्वेंट मानसून विंड, द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर साइक्लोन डेवलपमेंट इन द बे ऑफ बंगाल। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो आप, सैलिनिटी डिफरेंसेस। द बे ऑफ बंगाल हैज लोअर सैलिनिटी लेवल which reduces heat absorption but increases the retention of surface heat, contributing to cyclone formation and vice versa in Arabian Sea। ठीक है, देखो बे ऑफ बंगाल में क्या है, लोअर सैलिनिटी लेवल। अब ये करता क्या है, रिड्यूस करता है हीट एब्जॉर्प्शन को, लेकिन इंक्रीज करता है रिटेंशन ऑफ सरफेस हीट, जो आपका कंट्रीब्यूट करता है साइक्लोन फॉर्मेशन में। तो इसको भी ध्यान रखना, सैलिनिटी डिफरेंसेस को। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड देख लो, ट्रॉपिकल रीजन में आती है। द बे ऑफ बंगाल लाइज क्लोजर टू द इक्वेटर देन द अरेबियन सी, which means it experiences more tropical weather system and cyclones can draw energy from the region's warm air and water। ठीक है, साथ ही साथ और बहुत कारण दिख सकते हो आप, जैसे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। साइक्लोन का फॉर्मेशन क्या है, एक तो आपको मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, लो प्रेशर फॉर्मेशन होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए। ये जो तीनों कंडीशन है, ये तो आपका बहुत मतलब एक नेसेसिटी कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। उसका देख लो आप, ओरोग्राफिक इन्फ्लुएंस। The Bay of Bengal is surrounded by mountain ranges such as Eastern Ghat and the hills of Myanmar, which trap moisture and intensify the cyclone system। ये देखो मॉइस्चर की यहाँ पे बात हो गई। River inflow, the large rivers that flow in the Bay of Bengal such as Ganga, Brahmaputra and Godavari lower the salinity of the surface waters, making them warmer and more prone to cyclone formation। ये सब आप पॉइंट, मॉइस्चर अबेंडेंस, ये मेरी बात हो चुकी है आपसे। तो आप बस इतना पॉइंट याद रख लेना कि क्यों ही, जैसे अरे ये तो बे ऑफ बंगाल का बात हो गया, उसके आपका क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, सेम चीज़ है, वहाँ भी ये काम कर लेगी। आप अगर 4-5 पॉइंट अपने पास याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक तो वार्म वाटर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होना चाहिए, ईयर राउंड साइक्लोजेनेसिस है, ओपन वाटर सिस्टम है, एंड देन फ्रीक्वेंट मानसून विंड है, सैलिनिटी डिफरेंस होना चाहिए, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड होना चाहिए, ओरोग्राफिक इन्फ्लुएंस होना चाहिए, रिवर इनफ्लो होना चाहिए एंड मॉइस्चर का अबेंडेंस होना चाहिए। तो ऐसे आप ये भी आंसर इसका भी क्यों हो रहा है, ये आप भी आंसर कंक्लूड कर पाओगे। उसके कंक्लूजन में आप क्या लिख दोगे, कंक्लूजन में इससे रिलेटेड आप सिग्निफिकेंस लिख दोगे। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड आप सिग्निफिकेंस लिख दोगे, उसका इंपैक्ट दिखा दोगे। तो इससे भी आपका ये आंसर भी 10 मार्क्स का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी, ये इजी था क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये इजी था, क्योंकि ये डायरेक्ट जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उससे रिलेटेड ये सारी बातें थी, इसलिए इसमें उतना मैंने टाइम दिया भी नहीं आपको। अब देखो नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने वैसे पढ़ा रखा है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। तो आप चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, जो आज का हमारा डिस्कशन का क्वेश्चन है, इसमें देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। वैसे ये क्वेश्चन के बाद मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कर रखा है, बस यहाँ पे आप देखो चीज़ों को लिखना कैसे है। सबसे पहले क्या करो आप, एयर मास का डेफिनेशन दे दो, इंट्रो दे दो। इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो कि व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एरिया फॉर अ सफिशिएंट लॉन्गर टाइम इट एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिया। सही बात है। And then the air parcels with distinct homogeneous characteristic in terms of temperature and humidity is called as air mass। ठीक है, तो आपने इससे क्या समझा कि एक मिनट इसमें क्या होता है एयर मास में, कि जो एयर होती है वो होमोजेनिटी मिक्स होती है, जो सरफेस की एयर होगी और जो ट्रोपोपॉज के पास की एयर होगी, बिल्कुल जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा और प्रेशर होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। यहाँ का जो एयर, जो ह्यूमिडिटी और जो प्रेशर होगा ये बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स होगा, इसे ही आप एयर मास कहते हो। ये बहुत अच्छे से मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, आप उस लेक्चर को जरूर देखना, ये क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएगा, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब एयर मास से रिलेटेड जो मैंने आपसे डायग्राम बनाया था वो आप बना दो, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट, ये इंट्रोडक्शन पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले हमें ये लिखना है ना 2 पॉइंट में, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस एंड इट्स मैक्रो क्लाइमेटिक क्या क्या उसमें अफेक्ट करता है। तो अगर की कैरेक्टरिस्टिक देखोगे अगर एयर मासेस की,
तो उसमें की कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या क्या देख सकते हो, एक तो टेम्परेचर के बारे में देख सकते हो, एक ह्यूमिडिटी के बारे में देख सकते हो, और एक स्टेबिलिटी के बारे में देख सकते हो, मतलब प्रेशर के बारे में देख सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग पहला देखें टेम्परेचर के बारे में, इसमें आप क्या लिख सकते हो कि द टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास इज डिटरमाइंड बाई, जो टेम्परेचर एयर मास का डिटरमाइन किससे होगा, डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। जो मैं अगर डिक्टेट कर रहा हूं वो भी आप लिखते चलना। ठीक है, ओवर विच इट फॉर्म्स। ठीक है, टेम्परेचर एयर मास का टेम्परेचर किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस के टेम्परेचर पे। अगर जैसे आप एग्जांपल ले लो, अगर जो एयर मास है, एयर मास है अगर आपका, वो अगर वार्म रीजन पे फॉर्म हो रहा, अगर वो वार्म रीजन पे, वार्म सरफेस पे फॉर्म होगा, तो वहां की जो टेम्परेचर होगी वो आपको हाई देखने को मिलेगी। अगर जो एयर मास है वो आपका कोल्ड रीजन में या कोल्ड सरफेस में फॉर्म हो रहा, तो वहां की आपको टेम्परेचर लो देखने को मिलेगी। यही बात हो रहा की कैरेक्टरिस्टिक में। पहला पॉइंट टेम्परेचर से रिलेटेड ये हो गया। सेकंड, अगर आप देखोगे तो आप ह्यूमिडिटी के बारे में बात कर सकते हो, जो आपका मॉइस्चर कंटेंट को डिफाइन करता है। ह्यूमिडिटी से रिलेटेड मैंने पिछले लेक्चर में ये सारी बातें कर रखी है। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर मास होता है वो इन्फ्लुएंस किससे करता है, वो आपका मॉइस्चर कंटेंट से इन्फ्लुएंस करता है। मॉइस्चर कंटेंट से, सरफेस पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उससे ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इसे आप क्या देख सकते हो कि जो एयर मास आपका अगर ओशियन या वाटर बॉडीज से इन्फ्लुएंस होगा, वहां पे आप मॉइस्चर कंटेंट क्या देखोगे, हाई देखोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जो एयर मास आपका कॉन्टिनेंटल पे है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वहां पे आप मॉइस्चर कंटेंट लो देखोगे। तो ये क्या बात हो गई, ह्यूमिडिटी की बात हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा अगर देखोगे आप, तो अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो इसमें प्रेशर से रिलेटेड बात होगी। ये देखो, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, प्रेशर से रिलेटेड बात होगी। अगर सपोज कोई रीजन है जहां एयर मास फॉर्म हो रहा, अगर वहां पे लो प्रेशर जोन है, दैट मीन्स वहां का जो एयर है वो आपको राइज होते हुए दिखेगा, वो क्या आपका क्लाउड फॉर्मेशन दिखेगा, एंड देन वो आपसे प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड बातें करेगी। ठीक है, तो ये क्या आपको शो कर रहा है, अनस्टेबल एयर मास, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये राइज कर रहा, क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड देन रेनफॉल कर रहा। वहीं अगर आप सेकंड कंडीशन ले लोगे जहां पे एयर मास आपके हाई प्रेशर जोन में क्रिएट हो रहा, वहां आप क्या देखोगे कि एयर जो है वो कुछ ऐसे सिंक हो रहा है सरफेस पे। ठीक है, तो यहां पे किसी भी तरह का कोई क्लाउडलेस रीजन होगा, ठीक है, रेनलेस रीजन होगा, तो यहां पे क्या दिखेगा आपको, स्टेबल एयर मास देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट आपका क्लियर होगा, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर मास। एक तो पहली बात हो गई मेरे से आपसे टेम्परेचर से रिलेटेड, सेकंड हो गई ह्यूमिडिटी से बात, एंड थर्ड हो गई स्टेबिलिटी से रिलेटेड। ये क्या हो गई, ये आपकी की कैरेक्टरिस्टिक हो गई एयर मासेस की। ये सारी बातें मैंने आपसे कर रखा है, पिछले लेक्चर को आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। अब क्या देख लेते हैं हम लोग, रोल ऑफ एयर मास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है इंक्लूड। अब देखो हमने ये पहला जो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास, ये हमने देख लिया। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। इसको क्या करेंगे हम लोग, मिनोमिक्स के हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो चुकी है मेरी, पर फिर भी आप एक बार मिनोमिक्स के हेल्प से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। चलिए मिनोमिक्स के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग क्विकली देखते हैं। ये देख लो क्वेश्चन क्या था हमारा, रोल ऑफ एयर मास इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। अब देखो इसके लिए मिनोमिक्स क्या है, एयर मास शिफ्ट। इसमें से आप क्या करो, बस 4 से 5 पॉइंट याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। पहला क्या है अपना, ए से अल्टरेशन ऑफ रीजनल क्लाइमेट, ये रोल बता रहा है एयर मास का, ध्यान रखना, अल्टरेशन ऑफ रीजनल क्लाइमेट। एयर मास क्या करता है, एयर मास कैरी डिस्टिंक्टिव टेम्परेचर एंड मॉइस्चर प्रॉपर्टीज विच कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर रीजनल क्लाइमेट व्हेन दे मूव अक्रॉस डिफरेंट रीजन। ये क्या हो गया, ऑल्टरेशन ऑफ रीजनल क्लाइमेट हो गया। उसका क्या है, इन्फ्लुएंसिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न, डिफरेंट एयर मासेस ब्रिंग्स वेरी मॉइस्चर कंटेंट अफेक्टिंग द प्रेसिपिटेशन पैटर्न इन रीजन्स दे मूव ओवर। ये हो गई सेकंड पॉइंट।
थर्ड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, एयर मासेस मूव हीट फ्रॉम वार्मर टू कूलर रीजन, बैलेंसिंग ग्लोबल टेम्परेचर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट डायनेमिक्स। ये हो गई अपनी थर्ड पॉइंट। फोर्थ देख लो आप, मूवमेंट ऑफ कोल्ड फ्रंट, कोल्ड एयर मासेस एडवांसिंग इनटू वार्मर रीजन क्रिएट कोल्ड फ्रंट्स लीडिंग टू एब्रप्ट टेम्परेचर चेंजेस एंड स्टॉर्म्स। ये हो गई अपनी फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ क्या है, एयर प्रेशर चेंजेस, एज एयर मासेस मूव दे ब्रिंग चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंसिंग विंड पैटर्न्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेदर सिस्टम। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लो आप, स्टॉर्म सिस्टम डेवलपमेंट, द कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट एयर मासेस particularly warm and cold can lead to the development of storms such as cyclones, thunderstorm and hurricanes। इसको भी आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। उसका ये इसका और क्या रोल है, शिफ्टिंग जेट स्ट्रीम्स, jet streams which are fast moving air currents are influenced by air masses and play a major role in determining weather patterns and storm shifts। इसको भी आप ध्यान रख लेना। सीजनल वेरिएशन से भी हेल्प करता है। सीजनल वेरिएशन में द मूवमेंट ऑफ एयर मासेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ डिफरेंट सीजन्स पर्टिकुलरली इन टेम्परेट रीजन्स वेयर वार्म एंड कोल्ड एयर मासेज ऑल्टरनेट थ्रू आउट द ईयर। उसका देखो हीट वेव इंटेंसिफिकेशन, वार्म एयर मासेज कैन सेटल ओवर रीजन्स फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड्स कॉजिंग हीट वेव्स पर्टिकुलरली इन समर सीजन। तो ये देखो और कुछ पॉइंट है, जैसे इंपैक्ट ऑन साइक्लोन पे क्या इंपैक्ट है, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेट एक्सट्रीम्स, टोर्नेडोज फॉर्मेशन, ये सब देखो ये सब मिनोमिक्स लिखा हुआ है। इसको क्या करना, आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप बस पॉइंट लिखते चलना और कुछ कुछ पॉइंट याद कर लेना आप इसमें से। देखो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें से बस 5-6 पॉइंट याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, आपका एक ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले एयर मास के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, उससे रिलेटेड आप एक डायग्राम बना लेना। एंड देन मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया एंड देन मिनोमिक्स के हेल्प से आपका ये रोल भी बता दिया। इससे क्या हो गया, आपका ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना, लास्ट में इसका सिग्निफिकेंस बता देना अपने एटमॉस्फेयर के लिए। आप एक 2 लाइन में इसका सिग्निफिकेंस बता देना है, क्यों एयर मास जरूरी है। जितना भी आप पढ़ोगे उससे समझोगे, बस उससे रिलेटेड आप आंसर लिख देना। ठीक है, तो इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो क्या है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। देखो इसके लिए क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं और उसमें आपको अच्छे से इस चीज को बताते हैं। ये देखो आप सबसे देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात चल रही है और कलर कोडेड से रिलेटेड बात चल रहा है। देखो आप इंट्रो में क्या लिख सकते हो, इंट्रो में कि देखो जो IMD जो होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इशू करता है, क्या इशू करता है, कलर कोडेड वेदर वार्निंग। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेदर वार्निंग इशू करता है। अब ये इशू करता क्या है, इशू क्यों करता है, ताकि ये पब्लिक को इन्फॉर्म कर पाए, पब्लिक को इन्फॉर्म कर पाए अबाउट द सीवियरिटी ऑफ द साइक्लोन, कि वो जो साइक्लोन है वो कितना ज़्यादा सीवियर है, क्या वो बहुत ज़्यादा सीवियर है या उससे कम है या उससे कम है। यही चीज़ बताने के लिए IMD जो है ये कलर कोडेड वेदर वार्निंग को इशू करता है। ठीक है, और ये जो वार्निंग इशू होता है ये कुछ पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, किस किस पैरामीटर्स बेस्ड होता है, स्पीड, किसके स्पीड से, विंड के स्पीड से। ठीक है, विंड के स्पीड से ये बेस्ड होता है। और दूसरा चीज है आपका कितना पोटेंशियल इंपैक्ट उसका हो सकता है, पोटेंशियल इंपैक्ट कितना हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे, इस पे ये बेस्ड होता है। उसी के बेसिस पे IMD जो है वो एक कलर कोडेड वेदर वार्निंग को इशू करता है। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, ये आप इंट्रो में लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपका। अब बात आती है हमारी बॉडी से रिलेटेड। अब बॉडी में आप क्या लिख सकते हो कि ये जो आपका कलर कोडेड वेदर वार्मिंग इशू हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन के इशू नहीं होता है, ये आपका डिफरेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेनास के लिए इशू होता है। जैसे थंडर स्टॉर्म हो गई, ठीक है, हीट वेव्स हो गई, डस्ट स्टॉर्म्स हो गई, हैवी स्नोफॉल हो गई,
या फ्लड की सिचुएशन हो गई, इनके लिए भी आपका कलर कोडेड वेदर वार्निंग इशू हो सकता है। और देखो साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं पब्लिक को तो अवेयर कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं, उनको भी ये अवेयर करता है, उनको भी ये अवेयर करता है कि उनको किस किस तरीके से वहाँ के जो ह्यूमन है उनको कैसे सेव करेंगे, यही बताने के लिए कलर कोडेड वेदर वार्निंग भी इशू किया जाता है। साथ ही साथ ये जो वार्निंग है, ये जो आपकी वार्निंग है, ये डेली अपडेट होती है, डेली अपडेट होती है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना। तो इतना चीज़ें आप ध्यान रखना। अब देखो, अब जो IMD जो है ये यूज़ करता है 4 कलर कोडेड। ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका बॉडी का मेन पार्ट होगा, ठीक है। IMD यूजेस 4 कलर कोड्स, ठीक है, 4 कलर कोड्स यूज़ करता है। सबसे पहला अपना ग्रीन, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, दैट ऑल इज वेल। ग्रीन, ठीक है, मतलब ऑल इज वेल। इसमें किसी भी तरह का कोई एडवाइजरी इशू नहीं होता है, नो एडवाइजरी इज इशूड। ये किसकी बात हो गई, ग्रीन की बात। अब दूसरा है अपना येलो। येलो कलर इसमें ले नहीं रहा, दूसरा को किसी और से लिख देते हैं। दूसरा है अपना येलो। ये क्या कहता है, बी अवेयर, बी अवेयर, ठीक है। येलो क्या इंडिकेट करता है, दैट सीवियरली बैड वेदर स्पैनिंग सेवरल डेज, मतलब ये कुछ दिन तक आपका ये जो वेदर है वो बैड रहेगा। ये साथ ही साथ ये सजेस्ट करता है दैट वेदर कुड चेंज फॉर द वर्स्ट, मतलब ये अब अभी तो बैड है लेकिन ये वर्स कंडीशन भी ये जनरेट कर सकता है। इसलिए ये हो गया, मतलब इससे ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। ग्रीन, ग्रीन के बाद आपका येलो एंड देन ऑरेंज, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है, बी प्रिपेयर्ड, मतलब आपको अब ये प्रिपेयर्ड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ऑरेंज क्या, ऑरेंज अब थोड़ा सा एक्सट्रीम है, मतलब देखो जैसे जैसे ग्रीन कोई दिक्कत नहीं है, येलो उससे ज़्यादा एक्सट्रीम है, ऑरेंज उससे ज़्यादा एक्सट्रीम है। क्या कहता है, बी प्रिपेयर्ड। द ऑरेंज अलर्ट इज इशूड एज अ वार्निंग ऑफ एक्सट्रीमली बैड वेदर विद द पोटेंशियल ऑफ डिसरप्शन इन कम्यूट विथ रोड एंड रेल क्लोजर्स, ठीक है, एंड इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई। तो बस इतना पॉइंट आप ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देख लो आप, रेड। रेड क्या है, आप टेक एक्शन, अब आप कोई एक्शन लो। ये सबसे ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, ये बिल्कुल एक्सट्रीम बैड वेदर कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आपके हो गए, कौन कौन से, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बस एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि ये जो चारों आपकी इशू हो रही है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये भी आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, साथ ही साथ हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, एंड देन जियोग्राफिकल, जियोफिजिकल फैक्टर्स हो गए, जियोफिजिकल फैक्टर्स हो गए कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली ये कलर कोडिंग का काम होता है। तो बस इतना अगर आप लिख लोगे, ये आपके सारे पॉइंट हो गए। अब बस इसको आपको एक ब्यूटीफाई करके एक आंसर का फॉर्म देना है। उसके बाद आप कलर कोडेड वेदर जो वार्निंग है उससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंस ले लो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक को इन्फॉर्म करना होता है सीवियरिटी के बारे में, ताकि साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को भी अवेयर करना होता है कि क्या सिचुएशन है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, उनके रिलेटेड क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, प्रिपेयर खुद तो करना है, एक्शन लेना, अवेयर होना है। ऐसे ये चीज़ों के लिए जो IMD जो भी कलर इशू करता है 4 कलर्स, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आप कंक्लूजन में इस चीज़ को आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई बात हमारी, जो भी PYQs आए थे उनसे रिलेटेड हमने बात कर लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब 1-2 क्वेश्चन है, जैसे देखो ये तो क्वेश्चन PYQ था, ये हमारी बात हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये अभी तक पूछा नहीं है, ये वाले क्वेश्चन, रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अब सपोज ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कल होके आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले,
तो इसको कैसे डील करना है, इसके लिए सिंपली कुछ मिनोमिक्स हमने बनाया आपके लिए। रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, इसका आप इंट्रो जानते हो, इसका आप डायग्राम जानते हो, आप इसको कंक्लूड भी कर दोगे, लेकिन बॉडी में क्या लिखोगे, बॉडी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए देखो कुछ आपके लिए मिनोमिक्स बनी हुई है, साइक्लोन से रिलेटेड साइक्लोन मिनोमिक्स। रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, सबसे पहला है कोरियलिस इफेक्ट। द कोरियलिस इफेक्ट कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन is essential for initiating and maintaining the spinning motion of the cyclones. It deflects moving air to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere, enabling the storm to develop its characteristic rotating wind speed. Coriolis force के बारे में भी बात हमारी हो चुकी है पहले। ईयर राउंड वार्म ओशियन वाटर होना चाहिए, कन्वर्जिंग विंड होना चाहिए लो लेवल पे, लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए, ओशियन हीट कंटेंट होना चाहिए, एंड देन आपका नो लार्ज लैंडमास इंटरफेरेंस होना चाहिए, एग्जिस्टिंग वेदर डिस्टर्बेंस होना चाहिए। तो ये अगर आप पॉइंट देखोगे तो इसमें से सारे कुछ आपने पॉइंट एक बार पिछले क्लास में ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। बस ये सब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिल जाए तो आप मिनोमिक्स के हेल्प से भी ऐसे क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो बस इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप एक बार अपने से भी ऐसे क्वेश्चन को खुद से फ्रेम करना, आप खुद से क्वेश्चन लिख लेना कि साइक्लोन क्या होती है, किस किस तरीके से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, और साइक्लोन इनहिबिट कैसे होता है, मतलब साइक्लोन का डेथ कैसे होता है। इसके ऊपर आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन के ऊपर ही आंसर लिख के देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करना जरूर। अब देख लो ये क्वेश्चन भी PYQ थी, ये हमारी हो चुकी है। अब देख लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, मेजर्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या क्या हम लोग मेजर्स यूज कर सकते हैं ताकि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो इंपैक्ट है उसे हम लोग मिनिमाइज कर पाए। तो उसके लिए आप मिनोमिक्स देख लो। स्टॉर्म सिल्ड उसके लिए एक मिनोमिक्स हो गई। पहला क्या है, स्ट्रेंथन बिल्डिंग कोड्स, इन्फोर्स एंड एडहेयर टू बिल्डिंग कोड्स दैट रिक्वायर्ड साइक्लोन रेजिस्टेंस डिजाइन एंड मटेरियल टू इंश्योर स्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड हाई विंड्स एंड हैवी रेन। उसका देख लो टाइमिंग वार्निंग अलर्ट्स, वही देख लो अभी जो क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन देखा इसके पहले, एक तो कलर कोडेड से रिलेटेड, ठीक है, और एक था हमारा जो नेमिंग से रिलेटेड। तो ये सब वही हो गई, टाइमली वार्निंग एंड अलर्ट्स। ऑर्गेनाइज्ड इवैक्यूएशन प्लान जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले करते हैं, रेनफोर्स कोस्टल डिफेंसेस, एंड देन मिटिगेशन फ्लड रिस्क, सपोर्ट डिजास्टर रिलीफ एफर्ट, heightened public awareness, improve infrastructure, and then enhance emergency services. Next है leverage technology and forecasting, disaster resilient urban planning। तो ये सब देखो, ये सब क्या हो गई, आप कैसे मिनिमाइज कर पाओगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के इफेक्ट से। तो आप इसमें से भी एक काम करना, आप ये भी क्वेश्चन लिखना, कैसे मिनिमाइज कर पाओगे आप ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पहले कुछ बताना, उससे रिलेटेड आप एक डायग्राम बना देना, एंड देन इस क्वेश्चन को आप बॉडी में एक्सप्लेन करना, एंड देन एक कंक्लूजन लिख के देना। आप ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, इसके पहले ये क्वेश्चन आप और ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर लिख के मुझे बिल्कुल याद से आप कमेंट बॉक्स में सेंड करना, लिख के आप मुझे सेंड करना। मैं पर्सनली उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके आंसर, आपके आंसर को पढ़ूंगा, और जो भी फीडबैक होगा मैं आपको जरूर दूंगा। तो ये हो गई हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे हमें डिस्कस करना था, जो PYQ से रिलेटेड थे। जैसे साइक्लोन से रिलेटेड बात हो गई थी हमारी, फिर उसके बाद एयर मास से रिलेटेड हमारी बातें हो गई, और देन कुछ न्यू एडिशनल हमने क्वेश्चन करके देखा कि कैसे कुछ और क्वेश्चन साइक्लोन से रिलेटेड फ्रेम हो सकती है। इसी के साथ हमारा क्लाइमेटोलॉजी का 3rd लेक्चर भी खत्म होता है, और उसी का आंसर राइटिंग भी यहीं एंड होता है। चलिए, इस क्लास में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक you so much for being patient in my class. Have a wonderful day. All the best for your upcoming mains. Thank you so much.